दोस्तों वेलकम टू लर्न। ओके, लिसन दिस। साल 2014 में 28,13,503 लोगों की डेथ हुई थी। इनमें से 4,000 से भी कम लोगों की इनकम $8 मिलियन से भी ज़्यादा थी। लेकिन शॉकिंग बात तो तब पता चली जब उन 4,000 लोगों को स्टडी किया गया और सिर्फ एक आदमी को छोड़कर बाकी सभी लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और बिजनेसमैन थे। लेकिन उन्हीं 4,000 लोगों में एक जेनेटर का नाम भी शामिल था। जेनेटर का मतलब जो टॉयलेट वगैरह साफ करता है। उस जेनेटर की डेथ 92 की एज में हुई थी। उस जेनेटर ने अपने विल में सिर्फ $2 मिलियन ही अपने बच्चों के नाम किए थे और बाकी के $6 मिलियन लोकल हॉस्पिटल्स एंड लाइब्रेरी में डोनेट कर दिए थे। ऑथर के अकॉर्डिंग रोनाल्ड जेम्स रीड एक विलेज एरिया में पैदा हुए थे। रोनाल्ड अपने परिवार में पहले हाई स्कूल ग्रेजुएट पर्सन थे और तो और वो हर दिन लिफ्ट लेकर कैंपस में पढ़ाई करने जाते थे। रीड बहुत नॉर्मल इंसान थे जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। रीड पिछले 25 साल से गैस स्टेशन पे कार्स फिक्स करने का काम करते थे और 17 सालों से जेसी पेनी के लिए फ्लोर साफ करने का काम करते थे। 38 की एज में रीड ने एक $12,000 का घर खरीदा और अपनी फैमिली के साथ वही रहने लगे। 50 इयर्स में उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी और तब से रोनाल्ड अपने खाली समय में लकड़ियाँ काटना पसंद करते थे। अब आप लोगों की तरह जो लोग रोनाल्ड को जानते थे वो लोग भी शॉक में थे कि एक जेनेटर के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया होगा। बाद में लोगों को पता चला कि इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं है और ना ही रोनाल्ड ने कोई लॉटरी जीती थी और ना ही उनके परिवार में किसी के भी पास इतना सारा पैसा था। असल में जब रीड जॉब कर रहे थे तब उन्होंने अपना एक एक पैसा सेव किया था और किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया था और धीरे धीरे यही छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट $8 मिलियन में बदल चुकी थी। यहाँ पे रोनाल्ड अनकॉन्शियसली कंपाउंडिंग की पावर को यूज कर रहे थे। तो ये थी रोनाल्ड की एक जेनेटर से फिलांथ्रोपिस्ट बनने की कहानी। बट रोनाल्ड के डेथ के कुछ महीने पहले एक और नाम था जो पूरी न्यूज में छाया हुआ था, रिचर्ड फुस्कन। रिचर्ड फुस्कन वो सब कुछ थे जो रोनाल्ड नहीं थे। रिचर्ड एक हार्वर्ड एजुकेटेड MBA ग्रेजुएट पर्सन थे। रिचर्ड अपने फाइनेंस के करियर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे। उन्होंने 40s में फिलांथ्रोपिस्ट बनने के लिए यानी कि समाज सेवक बनने के लिए अपने करियर से रिटायर हो चुके थे। और तो और क्रेन्स बिजनेस मैगजीन ने रिचर्ड का नाम एक बार 40 अंडर 40 सक्सेसफुल बिजनेस पीपल्स में शामिल किया था। लेकिन फुस्किन की किस्मत बहुत खराब थी जब उन्होंने मिड 2000s में अपने घर को 18,000 स्क्वायर फीट में बड़ा करने के लिए बहुत सारा कर्जा लिया था, जिसमें 2 बाथरूम्स, 2 एलिवेटर्स, 2 स्विमिंग पूल्स, 7 गराजेस थे और इस घर को मंथली मेंटेन करने के लिए $90,000 चाहिए थे। लेकिन 2008 का वो भयानक दिन जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है। उस दिन रिचर्ड आसमान से सीधे डेप्ट के नीचे धंस चुके थे। पहले तो उनका पाम बीच बंद करवाया गया और अब 2014 में ग्रीनविच मैंशन की बारी थी और इंश्योरेंस कंपनी को एनालाइज करने के बाद पता चला कि मैंशन को उसकी रियल प्राइस के मुकाबले 25% में बेचा गया था, यानी कि 100 रुपए का सामान 25 रुपए में नीलाम हो चुका था। एक तरफ रोनाल्ड रीड जो सिर्फ ग्रेजुएट थे उन्होंने जाते जाते अपनी वेल्थ डोनेट कर दी, वहीं दूसरी ओर रिचर्ड जैसे हाईली एजुकेटेड बिजनेसमैन बर्बाद हो गए थे। एनालाइज करने में पता चलता है कि रोनाल्ड रीड पेशेंस और रिचर्ड फुस्कन ग्रेडी थे। लेकिन ऑथर मॉर्गन हाउसेल ये नहीं कहते हैं कि आप रोनाल्ड की तरह बने, न कि रिचर्ड की तरह। वैसे ये भी कोई बुरी एडवाइस नहीं है, लेकिन इन दोनों की कहानी में एक सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट और यूनिक चीज़ है और वो है दोनों का बिहेवियर पैसे को लेकर बहुत अलग था। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ इन्वेस्टिंग ही ऐसी एक कैटेगरी है जिसे हर कोई सीख कर बाकियों से आगे निकल सकता है। जैसे रोनाल्ड एक जेनिटर होने के बाद भी रिचर्ड जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन से आगे निकल गए थे। रिचर्ड और रोनाल्ड ये दोनों कोएग्जिस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि इनसे हम 2 चीज़ें सीख सकते हैं। पहला, आप कितना पैसा कमाएंगे ये आपकी 3 चीज़ें डिसाइड करती हैं और वो 3 चीज़ें हैं लक, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेलिजेंस, एफर्ट। एफर्ट आपके हाथ में है कि आप कितने अच्छे तरीके से किसी काम को करना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कोई काम शुरू करने से पहले एक्सपेक्ट द बेस्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट एंड प्रिपेयर टू बी सरप्राइज्ड। एंड लास्ट इज लक, जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, जैसा रिचर्ड के साथ हुआ था। तो बी प्रिपेयर्ड। इस टॉपिक के रिलेटेड आपको हेल्पफुल वीडियोस लर्न चैनल पे मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सेकंड है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉमन भी है, ऑथर कहते हैं कि लोग फाइनेंशियल सक्सेस को साइंस सब्जेक्ट की तरह हार्ड समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक सॉफ्ट स्किल है।
यहाँ पे आप क्या जानते हैं ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है। एक्चुअली आप कैसा बिहेव करते हो ये ज़्यादा मैटर करता है। ऑथर मॉर्गन हाउसेल इस सॉफ्ट स्किल को द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि हमें साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी बुक्स को क्यों पढ़ना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में फाइनेंस के सब्जेक्ट को एज ए मैथ एंड फिजिक्स सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, जहाँ पे आपको कुछ डेटा और फॉर्मूला दिया जाता है और वो फॉर्मूला आपको बताता है कि क्या करना है आगे, और कुछ लोग उसी फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। बट इस बुक के अंदर ऑथर फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट को एज ए साइकोलॉजी और सॉफ्ट स्किल के हिसाब से सिखाते हैं, जो पैसे के टेक्निकल साइड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मज़े की बात तो ये है कि इसे रीड से लेकर फुस्कन तक कोई भी पढ़ और सीख सकता है बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट या सेल्फ ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं और खुद को 1% पर डे बेटर करना चाहते हैं तो आपको इसमें बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। और तो बुक्स रीड करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे फोकस इंक्रीज होना, स्टेबल माइंड बिल्ड करना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। अगर आपके पास फिजिकल बुक हार्ड कॉपी रहती है तो आपको जो चीज़ समझ नहीं आती है आप उसे बार बार रिपीट करके समझ सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको फिर भी बुक्स की चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आप लर्न के बुक समरी के वीडियोस हिंदी में बच्चों की भाषा में मदर लैंग्वेज में देख सकते हैं। जय हिंद।